नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। देखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जहां हम राजनीतिक दलों की बात करें, अब तक जो हमने शासन व्यवस्था के एक सिस्टम को पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हमने राजतंत्र को पढ़ा, अल्पतंत्र को तो पढ़ा, तानाशाही को पढ़ा, लोकतंत्र को पढ़ा। तो जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, उसके अंतर्गत राजनीतिक दल अपरिहार्य है और राजनीतिक दलों के बिना हम लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक दलों के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन होता है। एक तरह से हम लोग कहें कि विश्व के अंतर्गत जहां कहीं पर भी आप लोग देखिए लोकतंत्र का डेवलपमेंट हुआ है, वहां पर राजनीतिक दलों की स्थापना भी हुई है। आप लोग अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका के अंतर्गत रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज है। आप ब्रिटेन में चले जाइए, ब्रिटेन के अंदर उदारवाद और अनुदार दल है। आप चाइना में चली जाइए, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एनपीसी है। और आप भारत के अंतर्गत चले जाइए, यहां पर सैकड़ों राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। तो हम लोग राजनीतिक दल एक राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा ही हम लोग हमारे शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दल मूल रूप से एक, जिस प्रकार हुबर ने कहा है कि राजनीतिक दल रक्त का काम करते हैं, जिस प्रकार शरीर जो है ब्लड के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों के बिना सरकार का गठन नहीं होता है, सरकार का संचालन नहीं होता है, लोकतंत्र का संचालन नहीं होता है। इसीलिए प्रजातांत्रिक मॉडल के अंतर्गत राजनीतिक दलों का बहुत अधिक महत्व बना हुआ है। राजनीतिक दल मूल रूप से हम लोग देखें तो इनके जो कार्य है, जो महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी मॉडल, वर्किंग आवर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी मॉडल। तो हम लोग बात करेंगे कि राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र कभी भी पुष्पित और पल्वित नहीं हो सकता। अतः किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राजनीतिक दलों का होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं? नंबर 1 है लोकमत का निर्माण। लोकमत, पब्लिक ओपिनियन। लोकमत के निर्माण की बात करें तो लोकतंत्र रूपी नाड़ी के लिए रक्त का कार्य करते हैं, तो वो करते हैं राजनीतिक दल। और इसका निर्माता राजनीतिक दल होते हैं, जो समय समय पर अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इसका निर्माण करते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब जनता को अवेयरनेस लाने के लिए राजनीतिक दल बहुत अधिक महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। नंबर 2 आता है चुनावों में भाग लेना। देखिए, राजनीतिक दलों की हम लोग अगर बात करें तो जो चुनाव होते हैं, जो निर्वाचन प्रक्रिया है, हरमन फाइनर के अनुसार राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को नष्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दल चुनावों के अंतर्गत भाग लेते हैं, उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, मतदाताओं को जो है आपके मतदाताओं को जागरूक करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दलों का चुनाव के अंतर्गत सीधा साधा वो भाग लेते हैं। नंबर 3 आता समाज को निश्चित विचारधारा देना। देखिए, समाज को निश्चित विचारधारा के अंतर्गत आप लोगों को मैं बताऊं कि समाज के अंतर्गत राजनीतिक दल समाज के दलाल होते हैं। राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ते हैं तो आपको मैं बताऊं, वे चुनाव घोषणा पत्र डिक्लेरेशन करते हैं, नीति निर्माण करते हैं
और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है राजनीतिक दल मूल रूप से आपके समाज के अंतर्गत जो है नीति निर्माण करते हैं, विचारधाराओं का निर्माण करते हैं और समाज के अंतर्गत वे अपना विभिन्न पहलुओं से अवगत होते हैं और अंतोगत्वा आप लोग देखते हो, चाहे कांग्रेस हो, साम्यवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप के अंतर्गत उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है सरकार का गठन करना। देखिए, सरकार के गठन की जहां तक बात है, राजनीतिक दलों के बिना सरकार का गठन नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के गठन के लिए जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उसी राजनीतिक दल को मूल रूप से जो है बहुमत के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, या फिर जो है उसको मूल रूप से राष्ट्रपति सरकार बुलाने के लिए आमंत्रित करता है, या फिर जो है राजा या रानी करते हैं। तो राजनीतिक दलों का मुख्य जो उद्देश्य होता है, बाय हुक एंड कुक, येन केन प्रकारेण सरकार का गठन करना। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत है ये, यदि कोई दल इस समय सत्ता में नहीं है तो वह सत्ता की तलाश करता है। मतलब आप लोग देखिए, जिस राजनीतिक दल ने सत्ता का सुख भोग लिया वो फिर व्यक्ति और दल, जिस प्रकार मछली बिना पानी के तालाब के अंतर्गत जो है तड़पती रहती है, उसी प्रकार ये राजनेता और राजनीतिक दल दोनों के दोनों जो है सत्ता के बिना, सत्ता के सुख के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राजनीतिक दलों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो सरकार के जो सत्ता तब जब उनको स्पष्ट बहुमत मिलता है और वे सरकार का गठन करते हैं। नेक्स्ट आता है सरकार का ध्यान जन समस्याओं की ओर आकृष्ट करना। जन समस्याओं के प्रति जो आकृष्ट करने की भावना है वो राजनीतिक दलों की है, क्योंकि जो राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होता है वो सत्ता में मदहोश होकर के कई बार जो है सार्वजनिक नीतियों को तिलांजलि दे देता है, सार्वजनिक नीतियों को भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि जो राजनीतिक दल के जो विपक्ष के लोग हैं वो मूल रूप से सत्ता को जन समस्याओं के प्रति, जनता की समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं और वे हड़ताल है, धरना है, प्रदर्शन है, आपके आंदोलन है, ये सब करके सरकार को नीतियों के लिए बाध्य करते हैं। नेक्स्ट आता है सत्ता पक्ष की तानाशाही पर अंकुश। सत्ता पक्ष की तानाशाही से तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दल जब सत्ता पक्ष के पास प्रचंड बहुमत होता है। आप लोग देखिए, राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान के अंतर्गत जो चुनाव हुए हैं 2014 के, जो हुए हैं चुनाव 2013 के, और 2013 में आप लोग देखिए कि कांग्रेस मात्र 20-22 सीटों पर सिमट गई है और भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत आया है। तो ये क्या करते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही का बिगुल बजा देते हैं, तानाशाही की स्थापना करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपको मैं बताऊं कि तानाशाही जब अपनाया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत जो राजनीतिक दल हैं, वो सत्ता पक्ष हैं, वो आंदोलन का जो है सहारा लेकर, विपक्ष है आंदोलन का सहारा लेकर के सरकार की तानाशाही को जो है रोकने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है शासन के विभिन्न अंगों में तालमेल। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंग, और वो अंग कौन से हैं? कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। इन अंगों के अंतर्गत जो तालमेल करने की कोशिश करता है वो राजनीतिक दल करता है। संसदीय शासन प्रणाली हो, चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, क्योंकि कहीं पर भी राजनीतिक दलों के बिना सरकार का संचालन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है मूल रूप से शासन व्यवस्था के अंतर्गत अंगों के बीच में तालमेल की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक व राजनीतिक सुधार करना। सामाजिक और राजनीतिक सुधार से तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दल मूल रूप से ऐसे अनेक रचनात्मक कार्य करते हैं, और रचनात्मक कार्य के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक दल
केवल सत्ता प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि अनेक ऐसे दलित उद्धार के कार्य हैं, जन कल्याणकारी कार्य हैं, छुआछूत है, नशा मुक्ति है, अणुव्रत है, आपके जो है पर्यावरण सुधार, जो एनवायरमेंट का है, पर्यावरण संरक्षण है, महिला सशक्तिकरण है। ऐसे अनेक राजनीतिक दल अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम करते हैं, ताकि जनता के अंदर उनका मूल रूप से जो है अधिक से अधिक जनता के अंतर्गत उनका प्रचार प्रसार हो कि ये रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, और वास्तव में करते भी हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि सुधार की योजनाएं आगे चले। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है राजनीतिक दलों का जनता को जागरूक करने में, अवेयरनेस लाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक समस्याओं पर शोध करना। देखिए, राजनीतिक दल हैं जो राजनीतिक समस्याएं जो है समय समय पर आती रहती है, और समय समय पर उन समस्याओं के ऊपर रिसर्च करते हैं। अब राजनीतिक समस्याएं, आप पूछोगे बच्चों की कौन सी समस्याएं जैसे सरकार का बहुत जल्दी पतन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, कोल्यूशन गवर्नमेंट बनती है, या मान लीजिए संविधान की पुनर्समीक्षा होती है, रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है। तो इस तरह से आप लोग देखिए कि राजनीतिक समस्याएं बनी रहती है। कुछ राजनीतिक दलों को पर्याप्त, जब जितने चुनाव आयोग के अंतर्गत राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार निर्वाचित होने चाहिए, उतने नहीं होते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में अनेक समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का निर्धारण राजनीतिक दल अपनी बातचीत करके समस्याओं के ऊपर रिसर्च करते हैं, ताकि उन गलतियों को वापस नहीं दोहराया जा सके। नेक्स्ट आता शासन को क्रांति से बचाना। देखिए, क्रांति का मतलब होता है संपूर्ण ढांचे के अंतर्गत परिवर्तन, और संपूर्ण ढांचे के अंतर्गत परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दल संपूर्ण ढांचे के अंतर्गत परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो शासन में परिवर्तन करते हैं, पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्रांति नहीं करते हैं। तो क्रांति जो आम जनता के द्वारा की जाती है, उसमें राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनका निर्धारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं शासन, और लास्ट पॉइंट आता है शासन और जनता के बीच में कड़ी। राजनीतिक दल बांकर ने कहा है कि एक ओवरब्रिज का कार्य करते हैं, पुल का कार्य करते हैं, जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बात जनता तक पहुंचाना। अतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा बच्चों, वो आता प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह। दबाव समूह क्या है? हमने अब तक जो राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं दबाव समूह। दबाव समूह। देखिए, दबाव समूह क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक दलों का वर्चस्व होता है, वो मूल रूप से शासन व्यवस्था से संबंधित होते हैं, वो होते हैं राजनीतिक दल। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स क्या है? प्रेशर ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा एच जगलर का कोटेशन। एच जगलर ने क्या कहा कि दबाव समूह वह समूह होते हैं जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं, उसे हम दबाव समूह कहते हैं। ये कौन कहता है? एच जगलर। दबाव समूह वह संगठन होते हैं जो संगठित और असंगठित भी होते हैं, अर्थात यह एक ऐसा समूह है जो राजनीतिक दलों के समकक्ष कार्य करता है, जो सत्ता में भागीदार नहीं होता है, चुनाव नहीं लड़ता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करता है। 1908 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो आर्थर बेंटले की पुस्तक प्रकाशित हुई है, और डेविड बी ट्रूमैन की पुस्तक जो गवर्नमेंट प्रोसेस प्रकाशित हुई है। उन्होंने कहा कि दबाव समूह अपने विशेष
हितों के लिए संगठित होते हैं और ये सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि दबाव समूह मूल रूप से जो है आपके अपने हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं। अब आप कहो कि दबाव समूह कौन होते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। जैसे मजदूर संघ है, मजदूर संघ महेंद्र सिंह टिकैत है, इसका जो उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी परिषद है, जैसे आपके व्यापारिक संघ है, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन यूनियन है। तो ये सब क्या है? ट्रेड यूनियन है, फिक्की है, जैसे आपको मैं बताऊं व्यापारियों के एक संगठन फिक्की बना हुआ। तो इनके जो क्या है, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं। अब दबाव समूह की कार्य क्या, उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 होता है इनका उद्देश्य होता है सीमित उद्देश्य। इनके कोई बहुत बड़े उद्देश्य नहीं होते हैं कि सरकार में हमें भागीदार बनाओ, निर्वाचित करो, या इनके सीमित उद्देश्य है अपने हितों की पूर्ति करना। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन कर दिया, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने चाहिए, तो वो इलेक्शन हो गए। जैसे व्यापार संघ ने आज हड़ताल कर दी, हमारे मान लीजिए इसके अंदर टैक्स या वेट घटाना चाहिए, तो वेट घटा दिया सरकार को। तो सरकार को कार्य जो नीतियां हैं, जो मांगे हैं, उनको मनवाने के लिए मजबूर करना ही दबाव समूह के कार्य है। तो नंबर 1 आता सीमित उद्देश्य। नंबर 2 आता औपचारिक अनौपचारिक संगठन के रूप में संगठित। देखिए, जो दबाव समूह है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से संगठित होते हैं। ये दबाव समूह औपचारिक रूप से भी संगठित होते हैं और अनौपचारिक रूप से। तो ऐसी स्थिति में इनके कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होते हैं और नई निश्चित सिद्धांत होते हैं, बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं। तो ये सब मिलकर के कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्य। सीमित, इनके सदस्य संख्या सीमित होती है। कोई ये भीड़ भाड़ इकट्ठे करने में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि इनकी जो सदस्य संख्या है वो मूल रूप से सीमित है और सीमित सदस्य के द्वारा अपने हितों को पूरा करते हैं। जैसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये सब मिलकर के श्रमिक संघ, जैसे इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तो ये अपने जातिगत दबाव समूह होते हैं और अपने हितों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक एवं असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों साधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि कानून को हाथ में भी ले लेते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए, और गैर संवैधानिक अनुचित साधन भी अपना लेते थे। किसको रिश्वत दे देते हैं, किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, लेकिन अपने हितों की पूर्ति के अंतर्गत वो लगे रहते हैं। नेक्स्ट आता है राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका। राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका से तात्पर्य यह है कि प्रेशर ग्रुप्स है प्रत्यक्ष रूप से पॉलिटिक्स के अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनका प्रत्यक्ष रूप से उसके अंतर्गत उनकी भूमिका होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका महत्व बना हुआ है। नेक्स्ट आता है अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह बनते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ट्रेड यूनियन बनी, व्यापार संघ बना और समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो दबाव समूह है वो मूल रूप से बनते हैं और बिखर जाते हैं, मतलब कि उनका अनिश्चित कार्यकाल होता है। नेक्स्ट आता है ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स का मूल रूप से उद्देश्य होता है कि अपने कुटुंब और समाज के आर्थिक सामाजिक हितों की पूर्ति करके सरकार को प्रभावित करके अपने हितों की पूर्ति करना। इसीलिए दबाव समूह का महत्व बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अपनी जो थर्ड यूनिट है उसके अंतर्गत जो अपन ने अलग अलग टॉपिक पढ़े हैं उनका सभी का अपना अपना अलग महत्व है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों, यूनिट आ रही है यूनिट फोर्थ यूनिट के अंतर्गत जो है टॉपिक बच्चों वो है उपयोगितावाद।
देखिए उपयोगितावाद क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि उपयोगितावाद का तात्पर्य क्या है और उपयोगितावाद कहते किसे हैं। हम जब उपयोगितावाद की अध्ययन करते हैं तो हमें सीधा जर्मनी बेंथम की याद आती है। और जर्मनी बेंथम ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत दिया उसके अंतर्गत जो है मूल रूप से सुखवाद की परिकल्पना की उसने। और उसने कहा कि व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख मिलना चाहिए, कभी भी दुख नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो सामाजिक समझौता सिद्धांत हुआ, हॉब्स लॉक रूसो का सिद्धांत हुआ, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो आगे जर्मनी बेंथम ने इसको जो है कंटिन्यू किया था। तो उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो मूल रूप से सुखवाद पर आधारित है और इस सुखवाद के कारण ही उपयोगितावादी सिद्धांत का महत्व बना हुआ है। तो उपयोगितावादी सिद्धांत को अगर अपन देखें तो जर्मनी बेंथम ने नंबर 1 क्या कहा था, उपयोगितावाद सुखवाद पर आधारित है। देखिए प्रत्येक मनुष्य सुखों को प्राप्त करना चाहता है और दुखों से भागना चाहता है, यानी कि सुख ही उसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, दुखों से दूर रहना चाहता है, दुख कोई नहीं लेना चाहता है। तो जर्मनी बेंथम ये कहता है और उपयोगितावादी मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। उपयोगितावादी के अनुसार इसका सुख दुख है जो एक मापदंड बनाया गया है उसमें सुखों को महत्व दिया गया। नंबर 2 आता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उपयोगितावादी कहते हैं अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख प्राप्त होने चाहिए और दुखों से उसको दूर किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है महत्व दिया गया है, उसके अंतर्गत इस बात को महत्व दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। तो दुख सुख भी हो तो अधिक से अधिक हो, कम से कम नहीं हो। नंबर 3 आता है राज्य साधन है, साध्य नहीं। उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य अपने आप में कोई साध्य नहीं अपितु साधन है। उपयोगितावादी राज्य को कोई नैतिक संस्था या देवीय संस्था नहीं मानते हैं, बल्कि उनका मानना है राज्य का औचित्य उसकी उपयोगिता है। तो राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए किया गया है, इसीलिए राज्य व्यक्तियों के लिए है और उसका एकमात्र काम अधिक से अधिक लोगों की सुख समृद्धि में वृद्धि करना। नेक्स्ट आता है राज्य व समाज में अंतर। उपयोगितावादी ये मानते हैं कि राज्य व समाज में अंतर होना चाहिए। राज्य समाज से अलग संस्था नहीं है, राज्य और समाज क्योंकि राज्य का क्षेत्र क्या है, व्यापक है, और समाज क्या है, जो है प्रमुख है। राज्य क्या है, गौण है। अतः राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समाज की व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक सुधारों का समर्थन। उपयोगितावादी विचारक एक प्रगतिशील विचारधारा है और यह न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में भी सुधार करना चाहती है। तो ऐसी दृष्टि के अंतर्गत शिक्षा है, आपका जो समाज के अंतर्गत दूसरा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, जेल है, कानून है, इसके अंतर्गत भी उपयोगितावादियों ने सुधार किया। और जर्मनी बेंथम ने मूल रूप से इंग्लैंड के अंतर्गत जो कानून व्यवस्था है, जो दंड व्यवस्था है, इसके अंतर्गत पूर्णतया संशोधन करने के ऊपर बल दिया। नेक्स्ट आता है संवैधानिक मार्ग में विश्वास। उपयोगितावादी एक प्रगतिशील विचारधारा है और यह दर्शन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना चाहता है, किंतु उपयोगितावादी समाज सुधार के लिए हिंसक क्रांति के पक्षधर नहीं है, बल्कि संवैधानिक साधनों के द्वारा समाज के अंतर्गत एक नवीन दिशा देना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह कहते हैं कि संवैधानिक साधनों के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो उपयोगितावादी विचारधारा और दर्शन बना हुआ है वो मूल रूप से जो है
अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित होने के कारण एक समाज के अंतर्गत नई दिशा प्रदान करता है, नई जागरूकता प्रदान करता है, और उसके द्वारा ही उपयोगितावादी कहते हैं कि समाज के अंतर्गत सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना बच्चों, आदर्शवाद। आदर्शवाद का जहां पर नाम आता है वहां पर हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसाके और ब्रेंटले, ये 4 विद्वानों के नाम आते हैं हमारे सामने बच्चों बात आती है कि आदर्शवाद है क्या। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आदर्शवाद का क्या अभिप्राय है। आइडियलिज्म अंग्रेजी का शब्द है, आइडियलिज्म इसका हिंदी रूपांतर है आइडिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विचार। अतः आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विचारगत, यानी कि जो इसका वास्तविक अर्थ है वो आदर्श, और आदर्शवाद का संबंध विश्व से नहीं होकर विचारों के आंतरिक जगत से, विश्व की जो विचारधाराएं, जो डायलॉग है, उसकी जगह हम लोग क्या कहेंगे, आत्मचिंतन की बात करेंगे, और विश्व में पाए जाने वाले राज्यों की प्रकृति से संतुष्ट न होकर एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना जो अपने आप में पूर्ण हो। यानी कि आदर्शवाद की सबसे पहली झलक हमें यूनानी विचारक प्लेटो और अरिस्टोटल के अंतर्गत देखने को मिलती है कि आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए, इसके ये जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होने चाहिए, इतनी मतलब कि उनकी जो है पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आदर्शवादी जो सिद्धांत है वो समग्र रूप से एक दार्शनिक सिद्धांत है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो जर्मन विद्वान काम्टे है, हीगल है, जो आपका ये हीगल और ब्रेंटले है, बोसाके है, ये सब उदारवादी विचारक थे, और इन विचारकों ने आदर्शवाद के द्वारा एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया कि उन्होंने कहा कि समाज के अंतर्गत उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी विचारधारा चाहिए जिसके द्वारा दार्शनिक नैतिक रूप से समाज का विकास हो सके, आंतरिक रूप से विकास हो सके। और ऐसी स्थिति में हम लोग आदर्शवादी विचारधारा का, दर्शन का अगर अपन अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे नंबर 1 आता है राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी राज्य को कृत्रिम संस्था नहीं मानते बल्कि नैतिक संस्था मानते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2 आता है राज्य साध्य साधन नहीं। आदर्शवादियों ने कहा, हीगल बोसाके ने कहा है कि राज्य क्या है, राज्य साध्य है, साधन नहीं है, साधन तो व्यक्ति है। यानी कि उन्होंने राज्य को देवीय संस्था का रूप दिया और राज्य को साध्य बनाया। नंबर 3 राज्य का वास्तविक व्यक्तित्व है, राज्य की अपना स्वरूप है, राज्य का अपना एक रूप है, और इस रूप के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राज्य का जो वास्तविक व्यक्तित्व है वो मूल रूप से जनता का अधिक से अधिक विकास करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, राज्य की विचारधारा को देखें तो राज्य मूल रूप से वास्तविक व्यक्तित्व है और उसके सदस्यों से पृथक और स्वतंत्र होता है। राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं होकर उससे अधिक है, यानी कि राज्य नैतिक तत्व है, आत्मज्ञानी है, और इसीलिए राज्य का अपना एक अलग विराट व्यक्तित्व बना हुआ है। नंबर 3 पर आता है राज्य अनिवार्य है। आदर्शवादी राज्य को व्यक्ति के लिए अनिवार्य मानता है और राज्य से पृथक व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। राज्य के बाहर व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अरस्तु ने कहा राज्य के व्यक्तियों को सद जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति को सद जीवन प्राप्त करना है तो राज्य के अंतर्गत उसको निवास करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्य एक अनिवार्य संस्था है। नेक्स्ट आता राज्य सर्वशक्तिमान है, यानी कि राज्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
हीगल तो राज्य को ईश्वर का अवतरण मानता है। हीगल की जो विचारधारा पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई राज्य के विरुद्ध जाता है तो वो ईश्वर के विरुद्ध जाता है। इस तरह से हम राज्य शक्तिमान है। नेक्स्ट आता राज्य व व्यक्ति का आंगिक संबंध है। राज्य और व्यक्ति का वही संबंध है जो शरीर के अंगों का है। जिस प्रकार शरीर के अंगों को अगर हाथ को काट दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति नाक बंद करके निकलेगा, अरे गंध आ रही है, बदबू आ रही है। और अगर वही जड़ा हुआ है तो हाथ के मालिश करेंगे, क्रीम लगाएंगे, उसके ऊपर तेल लगाएंगे और उस साबुन लगा के तौलिए से पहुंच के उस पर निखार लाएंगे। तो राज्य के अंतर और व्यक्ति और राज्य का एक घनिष्ठ आपस में संबंध बना हुआ है। नेक्स्ट आता राज्य की स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। आदर्शवाद राज्य की इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि राज्य जो कर रहा है वो सही है, व्यक्ति जो कर रहा है वो सही नहीं है। तो राज्य की स्वतंत्रता के ऊपर बल देता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं राज्य की जो स्वतंत्रता है वो मूल रूप से उस पर बल देता है। तो ऐसी स्थिति में आदर्शवादियों की जो विचारधारा और दर्शन है वो वास्तव के अंतर्गत एक जो है नैतिकता पर बल देती है और आदर्शवादी मूल रूप से नैतिकता के कारण राज्य को बहुत अधिक महत्व देते हैं। थैंक यू।